हेलो। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है 1979 की, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उरुसराय थाने की। शाम का समय था। एक 75 से 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति थाने में एंटर करता है, जो धोती कुर्ते पहने हुए था और उस पर मिट्टी लगी हुई थी। वो दरोगा के पास आता है और दरोगा को बोलता है, मेरे को रपट लिखवानी है, कुछ चोरों ने मेरी जेब काट ली है। दरोगा उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो वो बताता है कि मैं मेरठ से आया हूँ और इटावा में बेल खरीदने के उद्देश्य से आया था। रास्ते में चोरों ने मेरी जेब काट ली है। तो दरोगा उससे आड़े टेढ़े क्वेश्चन करने लग जाता है कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तू मेरठ से इटावा बेल खरीदने के लिए आया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन करने लग जाता है जिससे ये लगने लग जाता है कि किसान पीड़ित नहीं है, किसान क्या है, खुद ही अपराधी है। मायूस होकर किसान बिना रपट लिखाए जाने लगता है तो एक कांस्टेबल भागा भागा आता है और वो उस किसान को बोलता है कि बाबा कुछ खर्चा पानी अगर दे दो तो मैं आपकी रपट लिखवा सकता हूँ। लास्ट में 35 रुपए में डील होती है कि 35 रुपए लेके रपट लिखी जाएगी। उस कांस्टेबल ने एफआईआर दर्ज कर ली और एफआईआर की कॉपी उस किसान की तरफ आगे करते हुए बोला कि आप हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे। किसान ने बोला मैं हस्ताक्षर करूंगा। दरोगा ने किसान को पेन दे दिया। किसान ने पेन लिया और साइन कर दिए। साथ में एक स्टाम्प पैड उठाया वहां से। दरोगा और कांस्टेबल दोनों हैरान हो गए कि अभी तो ये बोल रहा था मैं साइन करूंगा, अब स्टाम्प पैड क्यों उठा लिया। उस किसान ने स्टाम्प पैड उठाया और अपने फटे हुए कुर्ते की जेब से एक मोहर निकाली और स्टाम्प पैड से स्याही लगा के उस पर जो जहां पर साइन किए थे वहां पर उसने मोहर लगा दी। उसने साइन किए थे चौधरी चरण सिंह और मोहर पे लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। वो किसान और कोई नहीं, अपने आदरणीय पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। और इस घटना के बाद में पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जीवन काल की कुछ ऐसी घटनाओं को अपन देखेंगे कि कैसे एक किसान का बेटा भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचा। तो आइए अपन शुरू करते हैं। यह अपने चौधरी चरण सिंह जी है ना। इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई जाती है और इसे किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किसके रूप में? किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 नूरपुर मेरठ यूपी में, है ना। और इसको किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इनकी मृत्यु होती है 29 मई 1987 को। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इनका समाधि स्थल। इनका समाधि स्थल किसान घाट के नाम से सब जाना जाता है। किसके नाम से? किसान घाट से। प्राय एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इसको याद रख लेना। बाकी किसान मसीहा के रूप में तो चौधरी चरण सिंह जी को अपन जानते ही है। अब इनका राजनीतिक जीवन अपन देखते हैं। इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा कि एक किसान कैसे भारत के प्रधानमंत्री के गद्दी के काबिज हुआ, है ना। तो किसान नेता के रूप में पूजनीय है। इनका राजनीतिक जीवन हमेशा किसानों के लिए कार्य करते हुए व्यतीत हुआ। 1929 में 27 साल की उम्र में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधे मिलाया और ये जेल गए। 1938 के अंदर 1937 में संयुक्त प्रांत, जिसको वर्तमान में अपन उत्तर प्रदेश बोलते हैं, यहाँ की एक सीट है छपरौली, है ना। कौन सी? छपरौली सीट, जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। यहां से ये 6 बार विधायक रहे। पहली बार ये विधायक बने 1937 में संयुक्त प्रांत से। कौन सी सीट? छपरौली सीट से। और अभी भी माना जाता है कि जो रालोपा है उसका गढ़, है ना, रालोपा, जिसके वर्तमान में कौन है प्रेसिडेंट? जयंत चौधरी, है ना। उसका गढ़ माना जाता है छपरौली सीट को। ये इसकी शुरुआत 1937 में होती है चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा। और इनको जो उस समय जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसमें शामिल कर लिया गया। 1938 में इन्होंने कृषि उपज मंडी बिल विधेयक पेश किया। कृषि उपज मंडी विधेयक पेश किया। यह विधेयक क्या था? यह विधेयक ये बताता है कि मंडी
कुछ नहीं है, मंडी किसानों को लूटने का साधन है। और इन्होंने मंडियों का विरोध किया कि मंडी क्या है, व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण करने का एक माध्यम है। इसके तहत इन्होंने कृषि उपज मंडी विधेयक विधानसभा में पेश किया और इसको पारित भी करवाया। इसके बाद में इनका राजनीतिक जीवन आगे बढ़ता रहा। 1951-52 में उत्तर प्रदेश में जो गोविंद वल्लभ पंत के निर्देशन में पहली बार जो सीएम बने गोविंद वल्लभ पंत, उनके मंत्रिमंडल में इन्होंने राजस्व मंत्री का कार्य किया। तो राजस्व मंत्री के रूप में इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए, है ना। तो 1952 में यूपी में राजस्व मंत्री गोविंद वल्लभ पंत सरकार में जमींदारी उन्मूलन कानून, इन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून और भूमि सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जमींदारी उन्मूलन कानून क्या है कि उस समय क्या था, राज्य रजवाड़े थे और उनका शासन था, जमींदारों का शासन था। इन्होंने जमींदारों से भूमि को छुड़ाया और किसानों में डिस्ट्रीब्यूट किया और भूदान आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, है ना। तो जमींदारी उन्मूलन कानून में इन्होंने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई और भूमि सुधार कानून भी इन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू किए। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कानूनों का अग्रदाता अगर किसी को माना जाता है तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। बाद में 1967 में होता क्या है, 1952 से 1964 तक ये कभी तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे तो कभी कैबिनेट सरकार में, नेहरू मंत्रिमंडल में। नेहरू मंत्रिमंडल में भी कुछ पदों पे इन्होंने कार्य किया। तो इनकी नेहरू जी से बनती नहीं थी। एकमात्र नेता थे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद में जो नेहरू जी का डटकर विरोध करते थे। 1960 का दशक ये माना जाता है कि कोई भी इतना बड़ा नेता नहीं था कि जो नेहरू के सामने खड़े होके बोल सके, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी नेहरू के सामने संसद में खड़े होके ये बोला करते थे कि महात्मा गांधी की एकमात्र राजनीतिक भूल वो कौन है, वो पटेल के ऊपर नेहरू को वरीयता देना, यानी पटेल को पीएम बनना चाहिए था, नेहरू को नहीं। ये कौन बोलते थे, ये बोलते थे अपने सरदेव चरण सिंह जी, है ना। तो इन सभी फुटों से, और नेहरू ने शुरू में तो अपनाया जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या किया, नेहरू ने कृषि के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उद्योग की तरफ स्थानांतरित हो गए और उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। इसके विरोध में इन्होंने 1964 तक तो नेहरू का विरोध किया। बाद में 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री थे तो लाल बहादुर शास्त्री के साथ डटे रहे क्योंकि वो भी किसान हितैषी थे। लेकिन जब जैसे ही इंदिरा गांधी सरकार में आती है तो इंदिरा गांधी और इनके बीच में कुछ खटपट होना शुरू हो जाती है और ये क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं। और 1967 में उत्तर प्रदेश में संयुक्त विधायक दल संविद, है ना, संयुक्त विधायक दल संविद के साथ मिलकर क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश में सीएम का पदभार ग्रहण करते हैं। तो संयुक्त विधायक दल के राम मनोहर लोहिया की जो पार्टी थी संयुक्त विधायक दल, ये बहुत सारी पार्टी, भारतीय जनसंघ, है ना, जो भारतीय क्रांति दल, इन सब दलों का समूह था। उसमें क्या बनते हैं, ये उसके सीएम बनते हैं। तो प्रथम बार उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनाते हैं और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का दबदबा खत्म कर देते हैं। इसके बाद में 1970 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम बनते हैं। लेकिन उसके बाद में 1970 के बाद में इनका रुख किसकी तरफ हो जाता है, केंद्र की तरफ हो जाता है कि अब यूपी में काम कर लिया, अब मेरे को कहां जाना है, अब मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। तो इनका रुख हो जाता है 1975 में। आप सबको पता है क्या लगा था, आपातकाल में जो और बड़े बड़े नेता थे उनके साथ ही चौधरी चरण सिंह जी को भी इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया। बाद में जैसे आपातकाल खत्म होता है, जनता पार्टी की सरकार आती है 1977 में और मोरारजी देसाई की सरकार में क्या बनते हैं, ये मोरारजी देसाई सरकार में चौधरी चरण सिंह जी को बना दिया जाता है गृह मंत्री। और चुनावों में घोटाला करने के कारण इंदिरा गांधी को गृह मंत्री पद पर रहते हुए चौधरी चरण सिंह जी ने जेल में डाल दिया। इसका बहुत सारे नेताओं ने विरोध भी किया, लेकिन चौधरी जी तो चौधरी थे, वो उन्होंने किसी की नहीं सुनी। तो गृह मंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, है ना। जुलाई 1978 में इन्होंने
बाद में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी के बीच में भी खटपट होना शुरू हो गई। एक बार चौधरी चरण सिंह जी ने मजाक मजाक में कह दिया था कि मोरारजी देसाई के मरने के बाद मेरा ही प्रधानमंत्री बनना तय है। मतलब इन्होंने क्या बोल दिया कि मोरारजी देसाई जल्दी ही मरने वाले हैं और मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, है ना। तो ये मजाक मजाक में इन्होंने मोरारजी देसाई को बोल दिया था। तो जुलाई 1978 में क्या हुआ, मोरारजी देसाई ने इनसे शपथ वो ले लिया, इस्तीफा ले लिया, गृह मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया। लेकिन इनकी लोकप्रियता इतनी थी किसानों के बीच में कि किसान, इन्होंने एक रैली की, डेट थी 23 दिसंबर 1978, इनका बर्थडे था, इन्होंने रैली की, 1978 इनका 76वां बर्थडे था। इन्होंने एक रैली की उत्तर प्रदेश में, और आप यकीन करोगे उसमें 40 लाख लोगों ने भाग लिया, उसमें 40 लाख लोगों ने भाग लिया। आज दिन तक ऐसी कोई भी रैली नहीं हुई जिसमें इतने लोगों ने भाग लिया। आज प्रधानमंत्री मोदी की बहुत लोकप्रियता है, लेकिन कहीं भी यह आपको सुनने में नहीं मिलेगा कि 40 लाख लोग किसी रैली में आ गए। एकमात्र चौधरी चरण सिंह जी थे जिनकी रैली में इतने लोगों ने भाग लिया, है ना। तो इसको देखते हुए मोरारजी देसाई सरकार ने वापिस इनको जनवरी 1979 में उप प्रधानमंत्री बना देते हैं, और क्या करते हैं, बाद में वित्त मंत्री का पद दे देते हैं, है ना। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों का पद इनको देते हैं। लेकिन इनके बीच में कुछ जनता नहीं है, और जनता पार्टी 2-3 टुकड़ों में, यानी भारतीय जनसंघ, लोकदल, इन टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। अब एक नया दल था, भारतीय लोकदल, भालोपा, भारतीय लोक दल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मैं भालोद, भारतीय लोकदल को शॉर्ट में बोलते हैं भालोद। इस पार्टी के साथ भालोद, ये कौन, किसकी पार्टी थी, ये चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी थी। भारतीय लोकदल के पास 101 सीटें थी, और इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ पार्टियों का समर्थन चाहिए था। तो जनसंघ ने इनको समर्थन दे दिया, 1-2 छोटी छोटी पार्टियों ने और समर्थन दे दिया, और साथ में इंदिरा गांधी और जो संजय गांधी थे, इंदिरा गांधी के बेटे, उन दोनों ने चौधरी चरण सिंह जी से बात की और बोला कि हम आपको आपके गठबंधन के रूप में समर्थन नहीं देंगे, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे, है ना। और इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हो गए। और उस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री पद के लिए आग्रह किया, और साथ में कहा कि आपको 23 दिन के अंदर, आपको क्या करना होगा, 23 दिन के अंदर विश्वास मत पारित करना होगा, यानी अपने बहुमत साबित करना होगा। अब इनके पास बहुमत था, सारी जितनी भी पार्टियां थी वो बहुमत दे रही थी, लेकिन होता यह है कि इनको 20 अगस्त 1979 को इनको बहुमत साबित करना था, लेकिन 19 अगस्त को इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह जी के बीच में कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया, और इंदिरा गांधी सरकार ने अपना बहुमत वापस ले लिया। इस कारण 20 अगस्त 1949 को इनको क्या देना पड़ेगा, 20 अगस्त 1949 को मोरारजी देसाई सरकार गिर गई। वो 20 अगस्त 1949 को इनको इस्तीफा देना पड़ा, है ना। 20 अगस्त 1949 को चौधरी चरण सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा। भारतीय लोकदल और कांग्रेस पार्टी इन सब के साथ 28 जुलाई 1979 को इन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री पद संभाला था, और 23 दिन बाद 20 अगस्त 1979 को इनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ इन्होंने एक काम कर दिया, नीलम संजीव रेड्डी को पत्र लिख के लोकसभा भंग करने का ऑर्डर दे दिया, है ना। मतलब रिक्वेस्ट की कि लोकसभा भंग कर दो। नीलम संजीव रेड्डी ने वही किया, लोकसभा भंग कर दी। इसलिए ये बाद में एक्टिंग पीएम भी रहे थे, है ना। केयरटेकर के रूप में इन्होंने कार्य किया। कितने महीने तक, शायद इन्होंने लगभग 5 महीने और कुछ दिन, 5 महीने और कुछ दिन एक्टिंग पीएम के रूप में भी ये रहे, केयरटेकर पीएम के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, क्योंकि लोकसभा में किसी प्रधानमंत्री का
वो लोकसभा के चुनाव हुए नहीं थे, इसलिए इन्होंने केयर टेकर पीएम के रूप में 5 महीने काम किया, बाकी 23 दिन के अंदर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये भारत के एकमात्र, क्वेश्चन पूछा जाता है अपने संविधान में कि भारत के एकमात्र पीएम जो कभी संसद नहीं गए, कौन? चौधरी चरण सिंह जी, क्योंकि 23 दिन के अंदर सरकार गिर गई, उस समय वो संसद चल नहीं रही थी, तो इसलिए ये कभी संसद नहीं गए। तो ये सारी बातें हमें किसके बारे में याद रखनी होती है? चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जॉइंट फार्मिंग एक्ट रेड। जॉइंट फार्मिंग एक्ट रेड क्या है? ये नेहरू की 1959 में लाई गई संयुक्त कृषि नीति के विरुद्ध में। जॉइंट फार्मिंग एक्ट रेड जो बुक लिखी थी वो नेहरू की संयुक्त कृषि नीति के विरोध में थी। नेहरू क्या कर रहे थे, जैसे ये 8-10 खेत है, ये सारे अलग अलग खेत है ना। नेहरू चाहते थे कि इन सब खेतों को एक खेत कर दो और इसमें खेती करो, आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जो चौधरी चरण सिंह जी थे वो जानते थे कि गांव के लोग कैसे हैं, वो जानते थे कि किसान क्या है ना, वो जानते थे कि इनके बीच में लड़ाइयां पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने नेहरू की संयुक्त कृषि नीति का विरोध किया और इनके लिए एक बुक लिखी थी जॉइंट कृषि एक्ट रेड, यानी जो संयुक्त कृषि है उसका एक्सरे है ना, संयुक्त कृषि का एक्सरे। तो इनको अपन कभी कभी जो बहुत सारे राजनेता है वो चौधरी चरण सिंह जी को क्या बताते हैं, इनमें गांधी भी थे, इनमें नेहरू भी थे, इनमें कार्ल मार्क्स भी थे और इनमें ही क्या थे, इनमें पटेल की भी छवि देखते हैं। तो आज 23 दिसंबर 2024 है और आज अपने सर्व डे, आज 23 दिसंबर 2024 है और चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, तो आज अपन हम सब उनको नमन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।